आज हम लोग अपने इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे अपने मिलेट्स से। यानी कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने फूड क्रॉप्स जो हमारा एक मेन टॉपिक है उसको हमने शुरू किया था, और फूड क्रॉप्स के अंदर हम लोगों ने राइस के बारे में और व्हीट के बारे में हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हमारा शुरू होने वाला है मिलेट्स से। देखा जाए क्या है इसमें। जोवर, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। यानी कि जोवर हो गया, बाजरा हो गया और रागी हो गया, इन तीनों को हम लोग मिलेट कहते हैं। ठीक है, और ये भी बहुत ही बड़े पैमाने पर इंडिया में इसका प्रोडक्शन बेसिकली किया जाता है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जोवर, बाजरा और रागी ये तीनों का तीनों हमारा मिलेट कहलाता है, पहला बात। दूसरा बात ये हो गया कि इनका प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे, these are known as coarse grains because they have very high nutritional value। इन सभी को ना, जैसे जोवर हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, इन सभी को हम लोग कोर्स ग्रेन के नाम से भी जानते हैं। और कोर्स ग्रेन का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। यदि आपसे कोई बोले कि बताइए जोवर, बाजरा और रागी को हम लोग कोर्स ग्रेन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस मतलब पॉइंट से ना एक नंबर का सवाल निकाला जा सकता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। जोवर इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। देखो पहला नंबर पे कौन सा था इंडिया में? राइस। दूसरे नंबर पे व्हीट, और तीसरे नंबर पे आपका है मिलेट के अंदर आपका जोवर। ठीक है, तो जोवर जो है हमारे फूड क्रॉप में सबसे इंपॉर्टेंट, वो भी तीसरे नंबर पे आता है। आगे बढ़ते हैं। जोवर इज ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज। ये बेसिकली मॉइस्ट एरियाज में उगते हैं, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा नमी ज़्यादा बना हुआ रहता है, पानी वाला मात्रा थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, तो वहीं पे ये ज़्यादा मतलब इसका प्रोडक्शन बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जोवर। इंडिया के अंदर यदि हम लोग बात करें तो इंडिया के अंदर जो महाराष्ट्र हमारा एक स्टेट है, वहाँ पे जोवर का खेती बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश आर ऑल्सो दी मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जोवर। हालांकि कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे भी जोवर का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र में ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाजरा ग्रोज वेरी वेल ऑन सैंडी एंड ब्लैक सॉइल। अब यदि हम लोग बात करें बाजरा का, तो बाजरा ज्यादा अच्छा ग्रो करता है सैंडी और ब्लैक सॉइल में। सैंडी का मतलब जो कि थोड़ा सा बालू टाइप वाला जगह होता है ना, वहां पे ये ज्यादा उगता है अच्छी तरीके से, और ब्लैक सॉइल में यानी कि काले मिट्टी में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। यदि बाजरा का बात करें तो बाजरा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा आर ऑल्सो द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में भी अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाता है बाजरा का, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया जोवर के बारे में और बाजरा के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग रागी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। रागी ग्रोज वेरी वेल ऑन रेड, ब्लैक एंड सैंडी सॉइल। तो रागी जो है ये सबसे ज्यादा और अच्छा ग्रो करता है लाल मिट्टी पे, काले मिट्टी पे और उस प्रकार के मिट्टी पे जिसमें थोड़ा सा बालू का मात्रा ज्यादा होता है, यानी कि सैंडी सॉइल में बेसिकली। ये हो गया हमारा रागी के बारे में। आगे, रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, रोफेज एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि रागी लगभग हर गुण से भरा हुआ है। इसमें आयरन भी मिल जाता है आपको, कैल्शियम भी मिल जाता है, रॉफेज भी मिल जाता है, और ये रॉफेज भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन यदि आपको चाहिए तो ये सब का सब चीज़ आपको बेसिकली रागी में मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो मिलेट्स के अंदर हो गया जोवर, बाजरा और रागी, तीनों का तीनों इतना ज़्यादा आपके न्यूट्रिशन को आपके बॉडी में इतना न्यूट्रिशन दे देता है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसीलिए हम लोग इसको कोर्स ग्रेन के नाम से भी जानते हैं। आगे, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी। रागी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में कौन करता है? कर्नाटका करता है। हालांकि उसके अलावा भी कुछ और स्टेट है, जैसे तमिलनाडु हो गया, फिर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश और ऑल्सो दी मेजर प्रोड्यूसर ऑफ रागी। तो यहाँ पे भी रागी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होगा कहाँ पे? कर्नाटका में ही। तो यदि हम लोग बात करें तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होता है रागी, उसके बाद राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है बाजरा, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है जोवर। इस तरीके से हमने इसको देख लिया। चलिए, तो मिलेट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब मिलेट के बाद अब आ जाइए आप मेज में। मेज मतलब मक्का, जिसको हम लोग आम भाषा में भुट्टा भी कहते हैं। ठीक है, और इसी से हमारा पॉपकॉर्न बनता है। ठीक है, खैर देखते हैं क्या है।
मेज के बारे में सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। सबसे पहली बात तो ये हमारा एक खरीफ क्रॉप है। मेज इज यूज फॉर बोथ फूड एज वेल एज फॉडर। मेज को दोनों प्रकार से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम ह्यूमन बींग भी खाने के लिए भोजन के तौर पे और जानवरों को खिलाने के लिए यानी कि फॉडर के तौर पे भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल सा कहने का मतलब हो गया कि मक्का जो है हम ह्यूमन बींग भी खाते हैं और जानवरों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उनको भी बेसिकली खिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। मक्के के खेती के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 21 से लेकर 27 डिग्री के सेल्सियस के बीच में भी टेम्परेचर उसको मिल जाए तो अच्छा खासा प्रोडक्शन इसका हो जाता है। आगे, इट ग्रोज वेरी वेल इन ओल्ड अलुवियल सॉइल, यानी कि अच्छा आपने ना ओल्ड यहाँ पे आगे इसी चैप्टर में आगे आपको मिलेगा ओल्ड सॉइल और सॉरी इसमें नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आपने पहला चैप्टर में पढ़ा होगा ना। हाँ बिल्कुल याद आ गया हमको। पहले चैप्टर में था ओल्ड अलुवियल सॉइल और न्यू अलुवियल सॉइल। तो बेसिकली ये जो हमारा अलुवियल सॉइल है पुराना वाला, उसमें ये ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो करता है मेज, ठीक है। आगे, इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो। देखो हालांकि मेज हमारा जो है खरीफ क्रॉप है, लेकिन बिहार के अंदर इसको रबी सीजन में भी उगाया जाता है। इसलिए आप बिहार, चूंकि हम लोग बिहार में हैं, तो बिहार में आप खास करके देखेंगे कि मक्के का जो खेती होता है वो रबी सीजन में ही होता है, ठीक है। इसलिए कई बार पूछा जा सकता है कि मेज खरीफ क्रॉप होने के बावजूद कौन से स्टेट में इसको रबी क्रॉप के तरह प्रोडक्शन किया जाता है, इसका जवाब होगा आपका बिहार, ठीक है। यानी कि मेज हमारा खरीफ क्रॉप है, लेकिन बिहार में इसको रबी क्रॉप के तरह उगाया जाता है, क्योंकि इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो रबी सीजन वाला चाहिए, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो ये ऐसे कुछ स्टेट हैं इंडिया के अंदर जहां पे मक्के का खेती सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब आ जाइए थोड़ा सा पल्सेस में। पल्सेस का सिंपल सा मतलब क्या समझते हैं आप? दाल, है ना। और दाल हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, खैर देखते हैं। चना का भी दाल होता है, मसूर का भी दाल होता है ना। बहुत अलग अलग प्रकार के हमारे पास पल्सेस होते हैं। इसमें क्या कहा गया है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। सोचो, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा गया है कि इंडिया सबसे ज्यादा दाल प्रोड्यूस करता भी है और सबसे ज्यादा दाल वो कंज्यूम भी करता है। मतलब ये हो गया कि इंडिया के अंदर हम लोग दाल बहुत ज्यादा उगाने के साथ साथ उसका बहुत ज्यादा कंजम्पशन भी कर लेते हैं, यानी कि इस्तेमाल भी कर लेते हैं पूरी दुनिया में। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में एकलौता ऐसा हमारा देश भारत है जहाँ पे दाल सबसे ज्यादा उगाया जाता है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट, यानी कि बेसिकली जो चिकन नहीं खाते हैं, मटन नहीं खाते हैं, मछली अंडा ये सब नहीं खाते हैं, उनको भी तो भाई प्रोटीन का जरूरत पड़ता है ना। तो उनको यदि प्रोटीन चाहिए तो उनके लिए दाल सबसे बेस्ट है। मतलब ये हो गया कि देखो जो नॉन वेजिटेरियन है तो वो तो अंडा, मछली, चिकन, मटन खा के अपना प्रोटीन पूरा कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो वेजिटेरियन है, जो कि ये सब चीज़ नहीं खाता है, नॉन वेज नहीं खाता है, उसके लिए प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स हमारा क्या हो सकता है? दाल हो सकता है, ठीक है। चना का दाल, फिर से मसूर का दाल, अलग उड़द का दाल भी आता है हमारे पास, अलग अलग प्रकार के मार्केट में दाल मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। तो ये कुछ ऐसे दाल के नाम हैं जो कि इंडिया के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। अरहर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, फिर से मसूर हो गया, पीज हो गया और फिर आपका ये ग्राम हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसका प्रोडक्शन यहाँ पे होता है भारत में। और भारत में इसका प्रोडक्शन होने के साथ साथ इसका इस्तेमाल भी सबसे ज़्यादा हम ही लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड कैन सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। पल्सेस के ग्रोथ के लिए इसको जो मॉइस्चर है वो बहुत कम भी मिलेगा तो चल जाएगा, यानी कि इसको पानी वानी उतना नहीं भी दिया जाए तो भी ये आराम से अपना प्रोडक्शन कर लेता है और ये ड्राई वाले कंडीशन में भी अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाता है। मतलब ये हो गया कि इसको यदि पानी का कमी भी हो जाए ना तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आराम से अपना ग्रो कर लेता है, ठीक है। आगे, पल्सेस आर लेज्यूमिनस क्रॉप्स, सो पल्सेस हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी एक्सेप्ट अरहर बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। अच्छा, यहाँ पे ना लेज्यूमिनस क्रॉप का बात हुआ है।
अब सवाल है कि सर ये लेज्यूमिनस क्रॉप क्या है, बताते हैं। हालांकि इसके बारे में आपने बचपन वाले क्लास में पढ़ा था, इसमें होता क्या है देखिए बताते हैं। लेज्यूमिनस क्रॉप का मतलब होता है वो क्रॉप जिसके जड़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से रहते हैं, ठीक है। और अब देखिए एक बात बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे सवाल हम पूछना चाहते हैं। हम लोग, जैसे हम लोगों को पता है कि हम ह्यूमन बीइंग नाइट्रोजन का इस्तेमाल लगभग बहुत कम करते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग किसका इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन का। लेकिन क्या केवल ऑक्सीजन ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या? बिल्कुल गलत बात है। देखो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे बॉडी में जो सबसे ज्यादा एयर जा रहा है वो ऑक्सीजन के तौर पे जा रहा है, लेकिन हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के गैसेस भी और जा रहे हैं। उसी प्रकार का हमारा नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन भी हमारे बॉडी में जा रहा है, लेकिन वो इतना कम मात्रा में होता है कि हमको वो दिखता ही नहीं है, हम उसको फील ही नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन उसी प्रकार से प्लांट भी नाइट्रोजन को इस्तेमाल करता है, लेकिन प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करता। जैसे हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, डायरेक्टली सांस लिए और अंदर हमारा नाइट्रोजन चला गया, लेकिन प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल कभी भी डायरेक्टली नहीं करता। वो क्या करेगा, सबसे पहले इसमें प्रोसेस क्या होता है देखिए, प्लांट के जड़ में ना बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को पहले इस्तेमाल करता है और फिर उस नाइट्रोजन को इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है कि कन्वर्ट किया हुआ फॉर्म जो है नाइट्रोजन का, फिर उसको प्लांट इस्तेमाल करता है। तो कहने का मतलब हो गया कि प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल अपने से नहीं करता है, डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करेगा एनवायरमेंट से, पहले नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेगा बैक्टीरिया जो कि प्लांट के जड़ में होता है, फिर वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को एक ऐसे फॉर्म में चेंज कर देगा जिसको फिर प्लांट बाद में अपना इस्तेमाल कर लेता है। तो जिस प्लांट में इस प्रकार का सिस्टम चलता है उसी प्रकार के प्लांट को हम लोग लेज्यूमिनस क्रॉप कहते हैं। और ये इस प्रकार का फंक्शन सबसे ज्यादा आपको पल्स वाले क्रॉप में ही देखने को मिलते हैं, यानी कि दाल वाले में। लेकिन दाल में भी अरहर को छोड़ के सभी में, ठीक है, यानी कि फिर से आपका उड़द, मूंग, मसूर, पीज, ग्राम, इन सभी में हमारा यही सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि लेज्यूमिनस क्रॉप बेसिकली ये सब हमारा है। तो लेज्यूमिनस क्रॉप का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि प्लांट के जड़ में यानी कि मिट्टी में बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट रहेगा जो कि नाइट्रोजन को इस्तेमाल करेगा और उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कि प्लांट फिर उसको बाद में इस्तेमाल कर लेता है। तो ऐसे क्रॉप को हम लोग कहते हैं लेज्यूमिनस क्रॉप, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका सारे दाल, बस अरहर को छोड़ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पल्स के बारे में। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और है, मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर से राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो ये ऐसे कुछ स्टेट है इंडिया के अंदर जहाँ पे दाल का खेती सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पल्स के बारे में। और अब आ जाइए आप शुगर कैन के ऊपर, मतलब गन्ने के ऊपर। और गन्ने का यदि हम लोग बात करें तो गन्ना तो हम लोग गर्मी में इसका जूस भी पीते हैं और इसका चीनी भी बनता है, फिर से मिठा भी बनता है ना। अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट शुगर केन से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो अक्सर मीठा होता है, चाहे आप चीनी का बात करो, चाहे आप मिठा का बात करो, या फिर गुड़ का बात करो, जो भी बात करो आप, बेसिकली इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो मीठा होता है थोड़ा सा, ठीक है। खैर इसमें क्या लिखा हुआ देखा जाए, इसमें कहा रहा है इट ग्रोज वेरी वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। मतलब कि इनका जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा कब, जब इसको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि थोड़ा गर्मी इसको ज़्यादा मिले तो ये अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है। और ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब हो गया कि इसको ठीक ठाक पानी वानी भी मिलते रहना चाहिए, तभी जाके अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। मतलब टेम्परेचर के साथ साथ पानी भी इसको ठीक ठाक मिल जाना चाहिए, तभी जाके ये अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है। इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है वो 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इतना टेम्परेचर यदि इसको मिल जाए तो आराम से अपना ग्रो कर लेता है अपने आप को, ठीक है। आगे इट रिक्वायर्स एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि इसको एक साल में लगभग बरसात कितना चाहिए, बरसात का मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है पानी कितना चाहिए। तो इसको एक साल में पानी लगभग 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक यदि इसको पानी मिल जाए तो इसी तरीके से ग्रो कर जाता है, और ये लगभग ठीक ठाक पानी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल। देखो इसके पास ना कोई नखड़ा नहीं है, नखड़ा का मतलब हो गया इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ हम इसी प्रकार के मिट्टी में ग्रो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको लगभग आप जिस भी मिट्टी में लगा दो उसी मिट्टी में ये गन्ने का खेती हो जाता है, ठीक है। यानी कि अलग अलग प्रकार के मिट्टी में भी ये अपना प्रोडक्शन कर लेता है, अपने आप को ग्रो कर लेता है। आगे इट नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। देखो गन्ने के साथ में लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, गन्ने के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें ज्यादा काम जो है ना मशीन से नहीं होता है, इसमें ज्यादा काम होता है आपका लेबर से। क्योंकि देखो इसके जो इसमें ना अब गन्ने का खेती होता कैसे, देखो
गन्ने का कोई खास बीज आता नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई दाना नहीं है, कोई सीड्स नहीं है कि उसको लगाएंगे मशीन के थ्रू और हमारा गन्ना का खेती हो जाएगा, नहीं। इसके लिए बेसिकली ना गन्ने के जड़ को ही काट के लगाया जाता है, और उस प्रकार का मशीन हमारे पास बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर है। तो गन्ने के खेती में मशीन का इस्तेमाल कम, लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फसल लगाने से लेकर काटने तक गन्ने के खेती में आदमी का जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है, मशीन का जरूरत इसमें कम पड़ता है, ठीक है। आगे, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन आफ्टर ब्राजील, मतलब कि पूरी दुनिया में ब्राजील बहुत ज़्यादा, मतलब कि ब्राजील पहले नंबर पे है शुगर कैन के प्रोडक्शन में, और उसके बाद हमारा इंडिया आता है। यानी कि इंडिया हमारा शुगर कैन प्रोडक्शन के मामले में दूसरे नंबर पे है, और पहले नंबर पे है आपका ब्राजील। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर कैन कौन प्रोड्यूस करता है, तो आपका करता है ब्राजील, और सेकेंड नंबर पे आपका इंडिया आता है, ठीक है। आगे, शुगर कैन इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, फिर से खंडसरी एंड मोलाइसिस। ये बेसिकली अलग अलग प्रकार के फॉर्म है जिसमें शुगर कैन इस्तेमाल किया जाता है उसको बनाने के लिए बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मतलब चीनी हो गया, फिर से गुड़ हो गया, फिर से वो मिश्री हम लोग कहते हैं, बतासा कहते हैं, जो कि पूजा पे भी ये सब चीज़ चढ़ाया जाता है। तो ये सब बेसिकली शुगर केन का ही प्रोडक्ट है, उसी से ये बनाया जाता है। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, दूध से अलग अलग प्रकार का सामान बनाया जाता है, जैसे बटर, पनीर, चीज, फिर से दही हो गया, पनीर हो गया, ये सब चीज़ दूध से बनाया जाता है। उसी प्रकार से शुगर कैन का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ने का खेती होता है, इसमें हमारा एक बिहार भी है, चलो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस तरीके से हमारा शुगर कैन का भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। देखो, ये जो हम लोग एक एक करके टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं ना, इसमें क्या ऐसा कुछ आपको अभी तक मिला जो कि समझ में ना आ रहा हो? बिल्कुल भी सब आसान है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें तेजी से भी चल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हाँ, सब चीज़ आपको समझाते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे ऑयल सीड्स के बारे में, यानी कि जिससे हम लोगों को तेल मिलता है। अच्छा बताइए, चलो तेल तो अलग अलग प्रकार के क्रॉप से मिलता है हम लोगों को, लेकिन इंडिया के अंदर जो सबसे कॉमन है तेल वो कौन सा है? मस्टर्ड ऑयल, सिंपल सा सरसों। हालांकि और भी है, सरसों तेल तो एकदम कॉमन इस्तेमाल है हमारा, हर खाना में लगभग आपको वो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारा फिर नारियल का भी तेल होता है ना। हालांकि मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑयल सीड्स में केवल मस्टर्ड नहीं आते हैं, बल्कि हमारे और भी बहुत सारे आते हैं जिससे हमारा तेल हमको मिलता है। खैर आगे देखते हैं क्या है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि कहीं पर ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं, सिंपल सा मतलब हो गया कि यदि पूरी दुनिया में तेल, यदि कहीं पे सबसे ज़्यादा तेल का प्रोडक्शन होता है तो वो आपका इंडिया में होता है, पूरी दुनिया में। आगे बढ़ते हैं। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर, यानी कि इंडिया के अंदर मेन कौन कौन सा तेल का खेती किया जाता है वो देख लो आप। ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, उसके बाद सीसम, जिसको हम लोग आम भाषा में तिल भी कहते हैं, तिल का तेल, फिर से सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर। तो इसमें तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि अच्छा इसका भी तेल बनता है, मतलब पहली बार हम लोगों के सामने कुछ कुछ वर्ड आ रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जिसमें अच्छा, इसमें ना सबसे चर्चित कौन सा है? चर्चित इसमें आपका सबसे पहला है मस्टर्ड, कोकोनट, और आपका तिल वाला बहुत ही फेमस है। और इसमें सब चीज़ ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, सरसों का तेल, नारियल का तेल और तिल का तेल, ये तीन ऐसे तेल हैं जो कि हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में यदि आ जाएगा तो। अब वहाँ पे आप ये मत लिखिएगा कि सर मेरे घर में यही तीन इस्तेमाल होता है इसलिए हम लोग यही जानते, नहीं, आपको वहाँ पे कम से कम 3-4 का नाम डालना पड़ेगा यदि एग्जाम में आ जाता है तब। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ दीज ऑयल सीड्स आर एडिबल एंड यूज्ड फॉर कुकिंग। इसमें से अधिकतर जो तेल हैं, जो कि अभी आपने पढ़ा, इसमें से अधिकतर तेल एडिबल है, यानी कि हम लोग इसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि खाना वाना बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। सम ऑफ दीज ऑयल सीड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। देखो, तेल का इस्तेमाल केवल हम लोग बॉडी में लगाने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि तेल का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट को भी बनाने के लिए करते हैं, जैसे साबुन हो गया, श्रृंगार का सामान हो गया, मरहम हो गया जो घाव पे लगाते हैं। तो इस प्रकार के
प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर जो आप लोगों का ब्यूटी क्रीम है, खास करके आप लोगों लड़कियों का, इसमें ज़्यादातर ना जो भी आपका मतलब ब्यूटी क्रीम है उसमें तेल का मात्रा होना ही है, क्योंकि तेल के बिना चेहरे पे ग्लो आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि चेहरे पे केवल तेल लगाए जा रहे हैं ग्लो के लिए, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो कॉस्मेटिक जो भी आपका बनता है ना, उसमें एक फिक्स प्रपोर्शन में डाला जाता है तेल। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी डाल दे रहे हैं, तेल का मात्रा कितना भी डाल दे रहा है, ऐसा नहीं। इसीलिए जो कॉस्मेटिक आपका होता है, खास करके श्रृंगार का सामान, उसमें ज्यादातर जो प्रोडक्ट आपका है उसमें तेल का मात्रा तो होता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ग्राउंड नट के बारे में थोड़ा सा यदि बात किया जाए तो ग्राउंड नट इज अ खरीफ क्रॉप। ग्राउंड नट हमारा एक खरीफ क्रॉप है। अच्छा देखो, बीच बीच में ना इस प्रकार से इसलिए आ जा रहा है क्योंकि एनसीईआरटी में पूछा गया है। अभी हम लोग कुछ और बात कर रहे थे, अचानक यहाँ पे ग्राउंड नट के बारे में बात कर दिया, तो यहाँ पे लिखना जरूरी इसलिए था मेरे लिए नोट्स में, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ ग्राउंड नट कौन सा क्रॉप है, तो आपको बताना होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे नोट्स में लिखा है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ग्राउंड नट जो हमारा एक है खरीफ क्रॉप, आगे बढ़ते हैं, जिसका तेल हमारा बनता है। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो होता है आपका आंध्र प्रदेश में। अच्छा, ग्राउंड नट का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, बताइए। ग्राउंड नट का मतलब वही ट्रेन पे जो बिकता है, मूंगफली, है ना, वही है आपका टाइम पास जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेन पे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्राउंड नट का खेती होता है। उसके बाद तमिलनाडु है, कर्नाटका, गुजरात एंड महाराष्ट्र आर ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, यानी कि यहाँ पे भी ग्राउंड नट का खेती होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका आंध्र प्रदेश में ही होता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें लिनसीड्स का, तो लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रवि क्रॉप, ये दोनों आपका रवि क्रॉप है, लिनसीड और मस्टर्ड। सीसम इज अ खरीफ क्रॉप, लेकिन सीसम आपका एक खरीफ क्रॉप है इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया में, इंडिया के नॉर्थ वाले हिस्से में ये खरीफ क्रॉप है, यानी कि खरीफ सीजन में उगाया जाता है। लेकिन यदि वही बात करें साउथ इंडिया का, तो साउथ इंडिया में ये हमारा रबी सीजन में उगाया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सीसम कहाँ पे खरीफ क्रॉप की तरह बिहेव करता है और कहाँ पे रबी क्रॉप की तरह बिहेव करता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि सीसम जो है ना नॉर्थ इंडिया में खरीफ क्रॉप की तरह बिहेव करता है, और वही सीसम हमारा साउथ इंडिया में रबी क्रॉप की तरह बिहेव करता है। आगे बढ़ते हैं। कैस्टर सीड्स आर ग्रोन एट बोथ रबी क्रॉप एज वेल एज खरीफ क्रॉप। लेकिन बात करें कैस्टर सीड्स का, तो ये कैस्टर सीड्स आपका दोनों में उग जाता है अच्छी तरीके से, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप दोनों में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये ऑयल सीड्स वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। ऑयल सीड्स के बाद अब आ जाइए आप चाय पे, यानी कि चाय का मतलब टी पे, सिंपल सब बात कर लेते हैं हम लोग, टी कॉफी इन सभी का। तो टी के बारे में लिखा गया है टी इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन। अच्छा याद कीजिए, हमने आपको प्लांटेशन के बारे में पढ़ाया था। प्लांटेशन का मतलब हमने आपको क्या बताया था, प्लांटेशन का मतलब हमने आपको ये बताया था कि खेती आप जब करते हो ना बहुत बड़े लेवल वाले एरिया पे, और वो भी एक ही प्रकार के आप खेती करते हो, तो वो आपका कहलाता है प्लांटेशन। जैसे मान लीजिए कि 100 बीघा जमीन है और पूरे के पूरे जमीन में ना चाय का केवल खेती किया गया है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्लांटेशन कहलाएगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि आपको देखना हो ना, तो आप चले जाओ असम। असम में ना पहाड़ी इलाका जितने भी हैं, वहां पे आपको पूरा मतलब जहां तक आप नजर दौड़ाओगे ना, वहां तक आपको केवल और केवल चाय का खेती ही दिखेगा। और 90s का लगभग अधिकतर मूवी, मतलब 90s का जो मूवी हमारा हुआ करता था, उसमें बहुत सारे सॉन्ग में चाय के खेती को दर्शाया भी गया है, यानी कि उसमें दिखाया भी गया है कि हाँ भाई असम तरफ चाय का खेती बहुत ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। तो वही बात इसमें लिखा गया था कि टी जो है वो हमारा एक प्लांटेशन का एग्जाम्पल है। अगला, it is an important beverage crop which was introduced by the Britishers in India। अच्छा, beverage crop का मतलब क्या होता है? beverage crop का मतलब होता है जिसको हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो beverage crop का मतलब वो फसल जिसको हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चाय का जो खेती होता है उसको हम लोग तैयार करते हैं, फिर हमारे मार्केट में आता है, फिर उसको हम घर खरीद के लेकर आते हैं, फिर उसका चाय बना के पीते हैं। तो हमारा टी क्या हो गया, एक beverage crop हो गया। लेकिन इसका जो शुरुआत है ना इंडिया में किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने किया था। देखो आज लगभग हर घर में, भारत के लगभग हर घर में चाय तो सुबह बनता ही है, और ये चाय ना हम लोगों को आदत नहीं था पीने का। मतलब ये हो गया कि हमारे इंडिया में पहले लोग चाय नहीं पीते थे, लेकिन इसका इस्तेमाल सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने किया इंडिया में, जब उन लोगों का यहाँ पे कंट्रोल था, जब वो लोग यहाँ पे राज कर रहे थे, तो उस समय पे चाय का उन्होंने इंट्रोडक्शन हम लोगों को करवाया, और हम लोगों को चाय पसंद आ गया, इसीलिए हम लोग चाय को लगातार इस्तेमाल करते चले गए, और आज इतना बड़े लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि लगभग हर घर में सुबह आपको चाय बनता हुआ दिख जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी ग्रोज वेरी वेल इन द सॉइल विच इज रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ये हो गया कि चाय का खेती अक्सर वहां पे अच्छा होगा
जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमस होगा और ऑर्गेनिक मैटर होगा। मतलब वहाँ पे ना, सिंपल सा कहने का मतलब है कि चाय का खेती ज़्यादा वहाँ पे होगा जहाँ पे केमिकल का मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि सर चाय के खेती में क्या केमिकल डालना सही रहेगा? बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ इसमें बात हो रहा है ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर का। तो इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि चाय का खेती वहाँ पे अच्छा होगा जहाँ पे जरा सा भी केमिकल ना डाला जाए। इसीलिए असम में जो हमारा चाय का खेती होता है ना, वहाँ पे आप देखोगे फार्मर ज़्यादातर अपने खेतों में जो इस्तेमाल करते हैं खाद के तौर पे, वो लोग ज़्यादातर गोबर इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ अलग प्रकार के फर्टिलाइजर नहीं कह सकते हैं, अलग प्रकार के खाद इस्तेमाल करते हैं जो कि केमिकल बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, टी इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। टी में बेसिकली लेबर आपको चाहिए बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने देखा होगा ना बहुत सारे मूवी में कि चाय के खेत में, मतलब गाना जो शूट होता है उसमें आपने देखा होगा कि चाय के खेत में महिलाएं जो ना अपने पीछे टोकरी बांधी हुई रहती हैं और चाय का पत्ता वो तोड़ती हैं और अपने टोकरी में पीछे ऐसे डालते जाती हैं। तो बेसिकली इसमें मशीन का इस्तेमाल कम, लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। क्योंकि देखो चाय का खेती ना पहाड़ी इलाका पे ज़्यादा होता है, तो पहाड़ी इलाका पे क्या मशीन का इस्तेमाल करोगे? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही खतरनाक हो जाता है फिर वो हमारा। तो वहाँ पे लेबर ज़्यादा हमारे काम आते हैं। आगे, इट रिक्वायर्स ह्यूज चीप एंड स्किल्ड लेबर। तो इसमें बहुत ही बड़े लेवल पे आपको लेबर चाहिए। अब चूंकि भाई आपको लेबर इसमें बहुत ही बड़े लेवल पे चाहिए, तो आप क्या चाहोगे? लेबर हमको सस्ता मिले या महंगा मिले? सस्ता मिले, तो ऑब्वियस ही बात है। तो लेबर तो पहली बात आपको इसमें बहुत चाहिए, ह्यूज। लेकिन आप चाहोगे कि सस्ता लेबर मिले। और तीसरा, इसमें कोई भी काम नहीं कर सकता, मतलब इसमें आपको केवल केवल स्किल्ड लेबर ही चाहिए। मतलब कि ऐसा लोग ही इसमें आपको चाहिए जो कि चाय के बारे में, मतलब इसके खेती के बारे में पहले से नॉलेज रखता है। ठीक है, वही इसका खेती अच्छे तरीके से कर सकता है। आगे, टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। यानी कि चाय का जो बेसिकली तैयारी होता है, जो हमारे दुकानों तक आता है, उसका बेसिकली उसको प्रोसेस करने का काम जो है ना, वो चाय के खेत में ही कर लिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया। अच्छा बताइए, हम लोगों के दुकान में जो चाय का पैकेट आता है, उससे जो हम लोग चाय बाहर निकालते हैं, तो वो कैसा होता है? गोल गोल होता है ना? तो ये गोल गोल दो जगह पे बन सकता है। पहला बात तो इसको अच्छी तरीके से फिनिश करके, मतलब कि फिनिशिंग का काम जो है ना, ये खेत में ही कर लिया जाता है। जहाँ पे टी का गार्डन होता है वहीं पे ये काम कर लिया जाता है। उसके बाद फिर उसको फैक्ट्री भेजा जाता है। फैक्ट्री में जाने के बाद फिर उस पत्ते से, चाय के पत्तों से बेसिकली गोल गोल दाना बनाया जाता है। फिर उसको पैकेट में भर के आपके दुकान तक लाया जाता है। फिर दुकान से आप खरीदते हो, फिर आप चाय बनाते हो। तो बेसिकली प्रोसेसिंग का जो काम है, यानी कि कौन पत्ता उसमें खराब है, कौन बढ़िया है, इसको छांटने का जो काम है, वो खेत में ही कर लिया जाता है और फिर उसको फैक्ट्री में जाके भेज दिया जाता है। फैक्ट्री के बाद फिर वहाँ पे उसको पैकेज किया जाता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके आपके दुकान तक आता है। इस तरीके से इसमें काम चलता है। आगे, मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम। देखो सबसे पहले नंबर पे असम है, क्योंकि वहाँ पे चाय की खेती बहुत ज़्यादा होता है। तो असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया और आपका केरल हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली आपका ज़्यादातर चाय का खेती आपको देखने को मिल जाएगा। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, तो तमिलनाडु और केरला तो हमारा साउथ इंडिया में पड़ गया, लेकिन वहाँ पे भी चाय का खेती बहुत अच्छा होता है। आगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी। तो यहाँ पे भी आपको टी का अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। यानी कि पूरी दुनिया में इंडिया हमारा ऐसा कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा चाय का प्रोडक्शन भी करता है, यानी कि चाय का खेती भी करता है, उसका इस्तेमाल भी करता है और उसको हम लोग अलग अलग कंट्री को बेचते भी हैं। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस तरीके से हमारा ये चाय वाला यानी कि टी वाला भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। टी के बाद अब आ जाइए आप कॉफ़ी पे। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत ही सिंपल सा बात। हमारे इंडिया में आज भी लोग ज़्यादा इस्तेमाल क्या करते हैं, चाय या कॉफ़ी? नहीं, कॉफ़ी नहीं। कॉफ़ी ज़्यादातर इस्तेमाल वो करते हैं जो कि नए जनरेशन के लोग हैं, जैसे हम लोग। हालांकि हम नहीं करते हैं, लेकिन जो बेसिकली न्यू जनरेशन के लोग हैं, वो लोग कॉफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो चाय ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे हमारे घर में जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो क्या पसंद करते हैं? चाय, ऑब्वियसली। लेकिन मान लो कि घर में चाय बन गया
तो जो नए जनरेशन के लोग हैं उनको भी चाय पीना पड़ता है। मतलब कॉफ़ी जनरली घर में ना बनता नहीं है, हाँ यदि बनता है तो हर किसी को कॉफ़ी पसंद नहीं आता, लेकिन चाय ऐसा चीज़ है जो कि हर किसी को पसंद आ जाता है। जैसे मेरा पर्सनली हमको कॉफ़ी से अच्छा चाय लगता है, ठीक है। हर मतलब हर किसी का अपना अलग अलग नज़रिया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा कि इंडिया में आज भी सबसे ज़्यादा चाय का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप एग्जाम्पल ले लो ना, आप बिहार के अंदर, चलो दूसरे स्टेट को अभी आप छोड़ो, आप बिहार के अंदर कोई भी ऐसा चाय का टपरी दिखा दो जहाँ पे चाय के साथ कॉफ़ी भी बनता हो। कॉफ़ी बने ना बने, लेकिन वहाँ पे चाय जरूर बनता होगा। कॉफ़ी कहाँ पे बनता है सर पता है? कैफ़े में बनता है, सही बात, ठीक है। इसीलिए कॉफ़ी आपको बहुत ही कम मिलता है देखने को, लेकिन चाय आपको हर जगह पे मिल जाता है देखने को। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन। ये भी हमारा एक प्लांटेशन का ही एग्जाम्पल है, मतलब इसका भी खेती बहुत ही बड़े ज़मीन पर किया जाता है। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी प्रोडक्शन। सोचो, यानी कि पूरी दुनिया में यदि 100% कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है तो 100% में से इकलौता हमारा इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे 4% उसका प्रोडक्शन हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि कॉफ़ी का पूरा दुनिया मिला के यदि 100% प्रोडक्शन करता है तो 100 में से 4% अकेला इंडिया कर लेता है। आपको लग रहा होगा ना कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 4% तो कर रहा है। देखो, पूरा दुनिया एक तरफ, ठीक है, और इंडिया एक तरफ, तो सोचो अकेला, मतलब कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 200 से ज़्यादा कंट्री है, इसके बावजूद इंडिया अकेला 4% हमारा अकेला प्रोडक्शन कर दे रहा है। तो बताइए कम हुआ या बेसी हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन कॉफ़ी इज नॉन इन दी वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, यानी कि इंडिया का जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी के साथ साथ इंडिया का जो चाय है, दोनों का क्वालिटी इतना ज़बरदस्त होता है कि पूरा दुनिया आज इसको इस्तेमाल करता है, ठीक है। और अंग्रेज़ तो जो चाय इस्तेमाल करते हैं वो इंडिया से जाता है, पता है आपको? यानी कि यूरोप, अधिकतर जो यूरोप हमारा चाय जाता है या फिर कॉफ़ी जाता है वो इंडिया का जाता है, क्योंकि वो लोग जब इंडिया में रूल कर रहे थे ना तो उनको इंडिया का चाय बहुत ही पसंद आता था। तो वो लोग आज भी चाय जो है वो इंडिया का ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भले हमने इंडिया को छोड़ दिया लेकिन इंडिया के चाय को हम नहीं छोड़ेंगे ये उनका कहना होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो दी अराबिका वैरायटी इनिशियली ब्राउड फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस्ड इन दी कंट्री। अच्छा, यहाँ पे ना सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि इंडिया में सबसे पहले जो खेती किया गया चाय का वो कहाँ से लाया गया था? वो लाया गया था कहाँ से, याद रखिएगा, यमन से, ठीक है। और वो कैसा वैरायटी था? अराबिका वैरायटी था। मतलब ये हो गया, देखो चाय का नाम ही वैरायटी होता है, मतलब चाय का भी अपना अपना अलग अलग वैरायटी होता है। तो उसी में से चाय का हमारा एक वैरायटी है, उसका नाम है अराबिका, जो कि यमन से लाया गया था इंडिया के अंदर प्रोडक्शन के लिए। और जब वो एक बार यहाँ पे आ गया, हमने उसका इस्तेमाल किया, हमको भी अच्छा लगा, और उस समय पे अंग्रेज रूल कर रहे थे तो उनको भी अच्छा लग गया। तो वहीं से फिर हमारा उसी क्वालिटी वाला चाय यहाँ पे खेती किया जाने लगा। तो आज भी हमारे इंडिया में जो चाय का खेती होता है वो अराबिका का ही होता है। इसके साथ साथ अब तो अलग अलग प्रकार के वैरायटी भी आ गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके मार्केट में अलग अलग प्रकार के चाय बिकते हैं, है ना? जैसे टाटा टी हो गया, फिर से आपका ताजमहल वाला भी एक टी है, अलग अलग प्रकार का कंपनी का है, फिर से रेड लीफ ऐसा करके कुछ है ना, मतलब बहुत सारे क्वालिटी के चाय आपको मार्केट में मिलते हैं। लेकिन क्या सभी में फ्लेवर एक जैसा है क्या? यानी कि क्या सबका स्वाद एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हो गया कि सबका वैरायटी अलग है और सबका स्वाद भी अपना अलग अलग है, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बार जो खेती किया गया इंडिया में वो किया गया अराबिका वैरायटी का, जो कि यमन से ला गया था। दिस वैरायटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है जो हमने अभी कहा आपको, ये इतना अच्छा क्वालिटी है कि पूरे दुनिया में इसका चर्चा होता है। यानी कि जहाँ पे चाय का जिक्र हो और वहाँ पे ये चाय ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। सॉरी, चाय नहीं, कॉफ़ी, सॉरी, मतलब कॉफ़ी, सिंपल सा। तो आगे इनिशियली इट्स, अच्छा मतलब जहाँ पे हमने चाय बोला होगा ना वहाँ पे आप कॉफ़ी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग चाय पढ़े हैं तो उसका फ्लो में निकल जाता है। खैर कोई बात नहीं। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन दी बाबा बुदन हिल्स। बाबा बुदन हिल्स हमारे इंडिया के अंदर लाई करता है, तो वहीं पे इसका खेती सबसे पहली बार शुरुआत किया गया था, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि कॉफ़ी का खेती सबसे पहली बार इंडिया में कहाँ पे किया गया? तो बाबा बुदन हिल्स में किया गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटक का, केरला एंड तमिलनाडु। तो ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉफ़ी का खेती बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो ये हमारा ये कॉफ़ी वाला भी खत्म हो गया। कॉफ़ी के बाद अब आ जाइए आप हॉर्टिकल्चर पे। हॉर्टिकल्चर क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया जाए।
पहले तो ये होता क्या वो देख लो। हॉर्टिकल्चर इज द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉर कमर्शियल यूज। अच्छा, अभी तक जो भी हमने क्रॉप के बारे में पढ़ा, क्या किसी भी क्रॉप के अंदर आपको सब्जी या फिर फल या फिर फूल के बारे में पढ़ने को मिला क्या? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या हमारे इंडिया के अंदर सब्जी, फल या फिर फूल, इसका क्या खेती नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो इन सभी के खेती को हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। मतलब ये हो गया कि सब्जी उगाना, फिर से फल उगाना, फिर से फ्लावर उगाना, सिंपल सा इन सभी चीज़ों का खेती करना ही हमारा हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्जी और फल यदि कहीं पे उगाए जाते हैं तो आपका इकलौता कंट्री इंडिया है। ठीक है, आगे। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल। सोचो, पूरी दुनिया का 13% सब्जी अकेला भारत में उगा दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, मतलब हद से ज़्यादा बड़ी बात है। और इसका यही कारण है कि आज हम लोग यानी कि इंडिया अलग अलग कंट्री को सब्जी के साथ साथ फल भी देता है, लेकिन बदले में हम लोग पैसा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। तो ये ऐसे कुछ सब्जी हैं जिनका मतलब कि जिसका प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा और बड़े लेवल पे होता है, और इस सब का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं ज़्यादा। ठीक है, यानी कि टमाटर हो गया, आलू हो गया, फिर से प्याज हो गया, इन सभी का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं। तो इनका प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा होता है, बड़े लेवल पे होता है। मोस्ट ऑफ द मैंगोज आर फाउंड इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अरे भाई, इसमें बिहार का भी नाम आना चाहिए था। बिहार में भी आम बहुत ज़्यादा होता है, खैर कोई बात नहीं। तो आम का जो बेसिकली खेती है वो ज़्यादातर आपको इन्हीं 4-5 स्टेट्स में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका ये वेस्ट बंगाल। यहाँ पे मैंगो बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे बिहार भी आना चाहिए, क्योंकि बिहार भी आम के मामले में पीछे नहीं है, बहुत ज़्यादा। आपको पता है बिहार में बहुत ज़्यादा आम होता है। मुजफ्फरपुर हो गया, फिर से आपका भागलपुर हो गया, हाजीपुर हो गया, यहाँ पे भी आम का खेती बहुत ज़्यादा होता है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा हॉर्टिकल्चर, कुछ पॉइंट, और कुछ पॉइंट है हमारे पास। मोस्ट ऑफ दी ऑरेंजेस आर फाउंड इन नागपुर। हाँ, नागपुर का जो संतरा है ना वो बहुत ही फेमस है। नागपुर और चेरापूंजी कहाँ पे पड़ता है? चेरापूंजी मेघालय में। इस बात का आप याद रखेंगे। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर आपको संतरा देखने को मिलते हैं ना, वो यही दो जगह से आते हैं, नागपुर और चेरापूंजी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द बनानाज आर फाउंड इन केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो केला का यदि खेती जो है वो भी इन 4 स्टेट में ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द लीची एंड गुआवा आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अच्छा, लीची के मामले में हमारा बिहार है, ठीक है। हालांकि आम के मामले में भी होना चाहिए था, चलो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो लीची और जो अमरूद है, जिसको हम लोग गुआवा कहते हैं इंग्लिश में, इसका ज़्यादातर खेती आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलेगा। अच्छा, चूंकि हम लोग बिहार में हैं, ठीक है, बताइए बिहार में सबसे ज़्यादा लीची का खेती कहाँ पे होता है? पता है आपको? बिहार में लीची का खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? मुजफ्फरपुर, बिल्कुल सही। मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा हमारा लीची का खेती होता है बिहार के अंदर। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द पाइन एप्पल्स आर फाउंड इन मेघालय। मेघालय से आपका आता है पाइन एप्पल। अच्छा, हिंदी में क्या कहते हैं पाइन एप्पल को? अनानस। बहुत अच्छा लगता है, खट्टा मीठा जो लगता है ना, वो उसके ऊपर जो नमक डालता है वो उसका स्वाद ही अलग हो जाता है, फिर मतलब बहुत ही टेस्टी रहता है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रेप्स आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। यानी कि जो आपका अंगूर है वो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से आपका ये आता है। ठीक है, अंगूर के मामले में ये 2 स्टेट आगे हैं। और एप्पल के मामले में यदि बात करें, एप्पल्स हो गया, पियर्स हो गया, एप्रिकॉट्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, ये सब ज़्यादातर आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि देखो, जो बच्चे जम्मू कश्मीर गए हैं या फिर जो बच्चे नॉर्थ इंडिया गया है, खास करके हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, वो इस चीज़ को ना गौरव कर पा रहे होंगे कि वहाँ पे आपको कुछ मिले ना मिले, वहाँ पे सेब और अखरोट बहुत कॉमन है, एकदम बहुत ज़्यादा कॉमन है वहाँ पे। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस तरीके से हमारा हॉर्टिकल्चर वाला भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, और यहीं पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो फूड क्रॉप था वो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप के बारे में, जो कि हमारा फूड तो नहीं है लेकिन क्रॉप है, फसल है, उसका भी खेती होता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास से शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।